क्लास इंपॉर्टेंट इस सेंस है कि आज जिस सेक्शन पे हम लोग बात करने जा रहे हैं उस सेक्शन से क्वेश्चंस हमेशा आपको एग्जाम्स में मिलेगा, हमेशा मिलेगा, मतलब स्कूल से एग्जाम्स में मिलेगा। कॉम्पिटिटिव व्यू से ये सेक्शन थोड़ा कमजोर है क्योंकि वहां पे इस सेक्शन से क्वेश्चन कॉम्पिटिशन्स में नहीं मिलता है, ठीक है। बाकी जितना भी हम पढ़ाए हैं इससे पहले उन सारे से मिल सकता है। और यहाँ पे जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो प्रूविंग है। कोई भी चीज हम लोग कैसे प्रूव करते हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। स्टार्ट किया जाए। जैसे एक प्रूविंग से हम बढ़ते हैं या प्रूविंग आगे जाने से पहले कुछ कंसेप्ट पहले आप सीख जाए और समझ जाए। ऑलरेडी हम लोग बताए हुए हैं, बस उसी को हम लोग को थोड़ा सा बढ़ाना है। तो चलिए सबसे पहले मान लीजिए अगर कोई एक्स है और वो बिलोंग कर रहा है किसी ए यूनियन बी में, कोई एलिमेंट है। ए एक क्या है, सेट है, बी क्या है, एक सेट है, और ए यूनियन बी भी क्या है, एक सेट है। तो अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन बी में है तो आपको ये पता करना है कि उसमें ए और बी का बिहेवियर उसका कैसा होगा। आई थिंक दिस इज अ ए यूनियन बी, इसी को आप बोलते हो ए यूनियन बी। और कभी भी एग्जाम्स वगैरह में जब आप दिखाते हो ये सब ना, तो एक यूनिवर्सल जरूर लिया करो, उसको मत भूला करो। ओके, यूनिवर्सल नहीं तो फिर इसका कोई वजूद नहीं, यूनिवर्सल से ही सारा कुछ है। तो अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन बी में मौजूद है, मान लो देखो कोई एलिमेंट अगर मान लो यहाँ पे कोई मौजूद है, मान लो एक्स है, तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। मतलब जो एरिया को हम यहाँ पे शेड किए हैं उसमें कहीं भी हो सकता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर एक्स बिलोंग करेगा ए यूनियन बी को, तो इसका मतलब है कि एक्स आपका ए में हो सकता है या बी में हो सकता है। ठीक है, ये सब बहुत बेसिक टर्म्स है। इसी तरीके से अगर हम एक और कंसेप्ट देखें, एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वेन डायग्राम के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर मान लीजिए ए, और यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अभी हाल फिलहाल में डीपीएस के एग्जाम से वहां भी क्वेश्चन मिला है इससे। और ये आपको ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन आपका ए इंटरसेक्शन बी का पोर्शन, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है दिस इज अ ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर आपको ये बोलता है कि कोई एलिमेंट यहां पर है, जगह फिक्स किए हुए, तो आपको क्या लग रहा है, ए में है ये? अगर यहां पर है तो ए में है, और यहां पे तो क्या बी में है? क्या ये श्योर है? श्योर है, ए में भी है और बी में भी है। बट यहां पे श्योर था, अगर मान ली कोई चीज यहां पे है तो क्या वो बी में था? नहीं। या अगर मान ली यहां पे होता, ये क्या है, एक्स कहां पे, ए यूनियन बी में, इस एरिया में कहीं भी हो सकता था, कहीं भी हो सकता था। तो मान ली यहां पे तो जरूरी नहीं कि यहां पे हो, अब मान ली यहां पे जरूरी नहीं कि यहां पे हो, यहां पे तो हो सकता है कि दोनों में हो। तो इसीलिए यहां पे और वर्ड इस्तेमाल हुआ कि हम श्योर होकर नहीं बोल सकते हैं कि ए में है या बी में है, लेकिन इतना श्योर जरूर है कि किसी एक में तो जरूर है। लेकिन जब ए एंड बी में हम लोग जाते हैं तो हम लोग श्योर हैं कि ये ए में भी है और ये बी में भी है। तो हम लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग करेगा ए एंड एक्स बिलोंग करेगा बी। ठीक है, ओके। जब तक आप ये सब कंसेप्ट को नहीं समझिएगा आप काम कैसे करिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए आपको यहां पे सपोज करिए कि एक्स बिलोंग टू ए माइनस बी कर दे, तो देखिए फिर से हम एक यूनिवर्सल बनाते हैं क्योंकि इनका समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा चीज यहीं से होगा। और मान लीजिए कि अगर ये ए है, ये बी है, तो ऑफकोर्स ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया जो है वो ए माइनस बी का एरिया है, जिस एरिया को हम शेड कर रहे हैं। जो एरिया हम शेड कर रहे हैं वो ये है। अब मेरा बड़ा सिंपल से कहना है कि अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट यहाँ पे मौजूद है तो क्या लग रहा है देखने से, क्या ये एलिमेंट बी में है? देखिए यहाँ पे ये एलिमेंट बी में है? बिल्कुल नहीं, ए में है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि एक्स बिलोंग तो करेगा ए, बट लिखते हैं या एंड भी लिखते हैं, एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। मतलब ए में तो बिलोंग करेगा लेकिन या और बी में नहीं करेगा। कई जगह पे ये भी लिखा है तो एक्स बिलोंग टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। ठीक है, सिंबॉलिकली यहां पे देखिए ए माइनस बी को कहीं कहीं पे ये भी लिखा हुआ मिल सकता है
ए माइनस बी को ए, बट ये जो साइन जो आपको दिखता है ये एंड बट ये सब के लिए यूज होता है, ए बट नॉट बी। ये जो बार होता है ना, बार जिसको हम लोग बी डैश बोलते हैं या बी बार बोलते हैं, क्या पढ़ेगा? देखिए इस तरह से इसको ओनली ए भी पढ़ा जाता है, सिर्फ ए का पार्ट। तो सिंबॉलिकली कभी कुछ मिलेगा तो आपको समझना होगा कि क्या है, क्योंकि जब आप प्रूविंग में जा रहे हैं तो मतलब ही समझना सब कुछ है। अगर आप मतलब नहीं समझते हैं तो फिर क्वेश्चन करने का फिर मजा नहीं है, मतलब आपको सब समझना है। तो एक चीज सीखे कि अगर कोई एलिमेंट अगर x बिलोंग टू a माइनस बी है तो इसका मतलब कि वो a में तो होगा लेकिन b में नहीं होगा। ये वाला फिगर है, इसके लिए कौन सा फिगर है? ये वाला है, इसके लिए ये वाला है, इसके लिए ये वाला है, इसके लिए ये वाला है। बोर्ड को क्लियर करें। सिमिलरली जब बात यहाँ पे आ ही गया है तो हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग टू b माइनस ए। इसमें क्या होगा? b माइनस ए का एरिया कौन सा है? दिस इज अ b माइनस ए। ये जो है जो रेट से क्या हुआ है वो b माइनस ए। अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट वहां पे मौजूद है तो क्या लिखेगा? x बिलोंग टू b एंड x डज नॉट बिलोंग टू a। यहां तक क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं ऐसा हम लोग पहले भी बहुत बात की है, तो उम्मीद नहीं करते हैं कि आप लोग उसमें कहीं पे कुछ गड़बड़ करिएगा, बात को आगे बढ़ाया जाए। बिठा दे इसको। तीन रिजल्ट अभी तक हम लोग देखें कि ये कैसे कैसे काम किया। इस रिजल्ट को हम लोग कुछ और भी कर सकते हैं और दिखा सकते हैं। कैसे? सपोज अगर मान लीजिए सपोज करिए एक हम लोग यूनिवर्सल और लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पे एक एलिमेंट हम लोग लेते हैं ए, तो इसके बाहर का एरिया जो है वो क्या है? ए डैश है ना? तो आप क्या बोल सकते हैं? अगर कोई एलिमेंट मान लीजिए आपका यहाँ पे मौजूद है तो आप क्या बोलिएगा? x बिलोंग टू, अगर a है तो आप क्या लिख सकते हैं कि x डज नॉट बिलोंग टू ए डैश। ए यूज पड़ेगा, बराबर पड़ेगा। अगर कोई चीज a में है तो वो a में ए डैश में नहीं। क्लियर है? कहीं भी कुछ समझने को लेकर कहीं पर कोई दिक्कत? सर बोर्ड ब्लर दिख रहा है, सभी के लिए ये प्रॉब्लम है, बोर्ड ब्लर कर रहा है, कुछ लोगों का कहना है, एक बच्चे का कहना है, बाकी लोग नो सर नो। तो थोड़ा सा जिनका हो रहा है वो थोड़ा सा देखिए। गौरव का भी कहना है कि हाँ है, इट्स फाइन। शुभम का कहना है। तो एक बार फिर से आप जुड़िए, देखिए उसके बाद भी प्रॉब्लम होता है तो नेट का कोई इश्यूज हो सकता है। ठीक है, नेट का भी इश्यूज हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी बहुत सारा चीज है बट वन बाय वन अगर हम करते हैं तो अच्छी बात है, जल्दबाजी में करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो वन बाय वन सारा कुछ करते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक चीज हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे सपोज करिए कि कहीं पर आपको ये लिखा हुआ है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? अगर x b को बिलोंग करेगा तो हम बोल सकते हैं कि x a को भी बिलोंग करेगा। अगर कोई एलिमेंट जिसे हम बना भी दे रहे हैं, छोटा सा बना दे a और ये बना दिए b और ये बना दिए यूनिवर्सल, देखिए ये बना दिए यूनिवर्सल, ये आपका a है, ये आपका b है। क्या लिखें? a इज अ सबसेट ऑफ b। तो अगर कोई b में है, मतलब b में है, तो ऑब्वियसली वो कहां मिलेगा आपको? सही बात है क्या? ये गलत है? ये वेन डायग्राम का यही कमाल होता है कि आपको तुरंत गलत बता देगा। गलत है? मेरा कहना है कि कोई चीज अगर बी में है तो वो ए में होगा। देखिए जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें पूरा प्रूविंग का काम है,
जब तक आप इक्विवेलेंट नहीं काम करेगा गड़बड़ है। जैसे हम दिखाते हैं x कहां बिलोंग कर रहा है, b में, तो मान ली x यहां पे है तो ये b में, लेकिन क्या वो a में है क्या? अरे a का हिस्सा ये वाला है, तो x तो इसके बाहर है, तो क्या ये सही है? नहीं। तो क्या सही है कि अगर मान लीजिए, एक और कंसेप्ट देखते हैं, अगर मान लीजिए कि x यहां पे है सपोज, तो क्या लिखिएगा कि अगर x a में बिलोंग करेगा तो आप लिखिएगा x b को भी बिलोंग करेगा, लिखिएगा बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, लिखिएगा बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, यानी कि अगर x b को बिलोंग करेगा तो x जरूरी नहीं है कि a बिलोंग। और फोटो के लिए आप बना सकते हैं, अगर आपको फोटो बनाना है तो आप इसके लिए बना सकते हैं, एक छोटा मोटा बना दीजिए, या चलिए हम x को हटा के y कर दें तो आपको दिख जाएगा, एक ही फोटो में दोनों बात दिख जाएगा। हम y कर दिए तो हम लिख रहे हैं कि अगर y बिलोंग b को करेगा तो y डज नॉट बिलोंग टू ए। देखिए अब दिख रहा होगा, एक ही फिगर से दोनों काम हो गया। और ये जो हम लोग लिख रहे हैं ये गलत है, मतलब इसको ऐसे होना चाहिए। वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उससे बहुत आइडिया होता है। अगर आप ठीक से समझ रहे हैं तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक से नहीं कर रहे तो फिर दिक्कत है। x अगर a को बिलोंग करेगा तो x b को, अगर कोई चीज इसमें है तो ऑब्वियसली इसमें होगा, अगर कोई चीज इसमें है तो बड़े पार्ट में भी होगा, लेकिन कोई चीज बड़े पार्ट में है तो जरूरी नहीं कि वो छोटे पार्ट में होगा। ठीक है, अच्छा इस बात से सहमत है आप लोग? इस फिगर को देख के आप क्या बोल सकते हैं? इस फिगर को देख के बोल सकते हैं a इज अ सबसेट ऑफ b। इस फिगर को देख के बोल सकते हैं कि a यूनियन b जो होगा, a यूनियन b आपका b होगा। आप ये बोल सकते हैं a इंटरसेक्शन b जो होगा वो a होगा। ये बहुत फंडामेंटल बात है, हो सकता है जरूरत पड़े हम लोग को। सोचिए अभी तक हम लोग क्वेश्चन पे नहीं आए, लेकिन अगर ये सब बात हम लोग समझते हैं तो फिर हम लोग को दिक्कत नहीं होगा, और अगर नहीं समझते हैं तो हम लोग को दिक्कत होगा। ठीक है, चलिए बिठा दें, ये सब क्लियर करें। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन पे आते हैं, बाकी चीज हम लोग क्वेश्चन के जरिए सीख जाएंगे। 3-4 बात तो हम लोग सीख गए जो हम लोग के लिए बहुत यूजफुल है, तो बिठाए जाए। चलिए जो बचा कुछ है, देखिए आज के क्लासेस बेसिकली पूरा जो स्कूल्स एग्जाम्स होता है उसको ध्यान में रख के करेंगे, और लास्ट क्लास है, मतलब आज जहां तक जाएगा वहीं तक खत्म हो जाएगा। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, और 8-10 ही क्वेश्चन से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके लिए चिंता ना करें, ज्यादा मतलब करने का जरूरत भी नहीं है इसमें। ऐसे जब फर्स्ट टाइम पढ़ाए थे तो हम बहुत पढ़ा दिए थे इसमें, लेकिन आज वाले क्लासेस में हो सकता है कि थोड़ा सा कम हो जाए, लेकिन इतना बात है कि एग्जाम्स में आपसे बन जाएगा। आप चलिए क्वेश्चन है, जैसे आपको प्रूफ करने बोला कि प्रूफ करो, प्रूव दैट A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। देखिए हम ही प्रूफ कर रहे हैं, समझते हैं पहले इसको। एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को आप समझने का कोशिश करिए, एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम आपको समझाते हैं। एक बात होता है कि ये जो भी है वो एक सेट है, A एक सेट है, B एक सेट है, C एक सेट है, और इनका जो भी हम लोग काम करेंगे वो सारा सेट ही रहेगा। अरे A यूनियन B लोगों तो एक नया सेट, C भी एक सेट है, दोनों का यूनियन लोगों तो एक और सेट आएगा। एंड सिमिलरली ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, और ये भी एक सेट है। एक बात आप समझ लीजिए कि अगर कोई सेट किसी दूसरे सेट के बराबर होता है, अगर कोई सेट दूसरे सेट के बराबर होता है, ये तभी पॉसिबल है जब A जो है सबसेट हो B का, एंड यूज किए हैं B भी सबसेट हो A का। मतलब दो सेट को आप बराबर तभी बोल सकते हैं जब A इसका सबसेट हो
और बी भी इसका बी ए का सबसेट हो, तो दोनों एक दूसरे का सबसेट हो तभी बराबर हो सकता है। अरे मान लो ए सबसेट है बी का और बी भी सबसेट है ए का, ये तो पॉसिबल नहीं ना, ये पॉसिबल तभी है कि जब दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, ए सबसेट हो बी का एंड यूज किए हम बी भी सबसेट हो ए का, तब हम बोल सकते हैं ए इज इक्वल टू बी। यानी कोई भी दो सेट तभी बराबर हो सकता है जब दोनों एक दूसरे का सबसेट। ये प्रूव करने का तरीका है, ये प्रूविंग का मेथड है। सबसे पहले इस बात को आप समझिए कि कभी भी दो सेट को जब प्रूफ किया था कि ये सेट इस सेट के बराबर है, तो आपको दिखाना होगा ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, तभी ये पॉसिबल है। तो चलिए हम लोग काम पे आते हैं। आपका जो सेट्स है ना, वो बेसिक्स रूल्स को फॉलो करता है, जैसे एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इसको फॉलो करता है। तो ये प्रूफ हम लोग को फिलहाल यहाँ पे एसोसिएट किया हुआ है, दिखाते हैं आपको। प्रूविंग करने से पहले हम दिखा देते हैं, ए बी के साथ एसोसिएट है, यहाँ पे बी सी के साथ एसोसिएट है। बी का देखो एसोसिएशन ए के साथ यहाँ पे, और यही बी का एसोसिएशन सी के साथ हो गया। तो ये एसोसिएटिव लॉ को मतलब फॉलो करता है। तो आने वाली प्रूविंग में अगर जरूरत पड़ेगा तो हम इसको यूज कर सकते हैं। बस जो भी लॉ हम सीख रहे हैं, जो भी कानून सीख रहे हैं, जो भी संविधान सीख रहे हैं, उस लॉ को हम आगे के क्वेश्चंस में डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए देखिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन में आते हैं। सबसे पहले क्या करेगा, एक कोई एलिमेंट लीजिएगा और बोलिएगा कि ये आपका इस सेट में है। तो कोई सेट होगा ए यूनियन बी यूनियन सी, बड़ा सेट होगा, उसमें ये एलिमेंट आपको मिलेगा। तो आपको इस देखना होगा कि अगर कोई एलिमेंट इसमें है, इसमें मौजूद है, तो आपको देखना होगा कि इसमें और इसमें वो कहां पे होगा। समझ में आया बात? कोई एलिमेंट अगर ये पूरे में अगर है, इसमें है, तो इंडिविजुअली वो कहां आएगा। तो आपको तुरंत ये वाला याद आना चाहिए कि एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी। अगर कोई ए यूनियन बी में मौजूद है, पूरे में मौजूद है, तो आपको पता करना होगा कि ये ए में कहां पे है और बी में कहां पे है। तो एग्जैक्टली बीच में देखिए यूनियन पड़ा हुआ है, तो आप इसको यूज करें। क्या करेगा, सिंबॉलिकली हम लोग ऐसे दिखाते हैं और एक्स लिखेंगे, एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी और एक्स बिलोंग टू सी, ये लिखते थे ना। अरे मान लीजिए एक नया सेट हो गया, ए यूनियन बी एक नया सेट एक्स वाई कुछ हो गया, बोल सकते हैं ना कि एक्स बिलोंग इसमें करेगा या फिर इसमें करेगा। जैसे यहाँ पे होता था एक्स बिलोंग ए में करेगा या बी में करेगा, एग्जैक्टली वही काम किया यहाँ पे। एक्स या तो आपको इसमें बिलोंग करेगा या तो फिर इसमें करेगा। अब देखिए क्या ये और टूट सकता है, बिल्कुल टूट सकता है, ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे एक्स बिलोंग टू, इसको खोल देते हैं ए, और एक्स बिलोंग टू बी, इसको खोल दिए। किसको खोले हम लोग? हम लोग इस पार्ट को खोल दिए, ये तो आप जानते भी हो। और जैसा ब्रैकेट है वैसे ब्रैकेट यूज कर लो, और एक्स बिलोंग टू सी, और चुपके से इसको एसोसिएट कर लो। मतलब आप कभी भी प्रूविंग करते हैं तो अपने राइट पार्ट पे जरूर ध्यान रखना रहिए, यानी ए को अलग करना है। तो इस बार अगले स्टेप में लिखिएगा कि एक्स बिलोंग ए कर लीजिए और यहां पे छोड़ दीजिए एक्स बिलोंग टू बी और एक्स बिलोंग टू सी कर लीजिए, इसको ध्यान में रखते हुए। क्लियर है? एंड सिमिलरली देखिएगा फिर क्या करेगा, एक्स बिलोंग टू ए और यहां से एक्स को कॉमन निकाल लीजिए, बी, देखिए यहां से निकालेगा तो बी यूनियन सी हो जाएगा। अरे इसको लिख सकते हैं ना, इसको जब खोलिएगा तो यही वाला होगा, तो इसको करेगा तो ये तो लिख सकते हैं। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा। और ये दोनों में एक्स बिलोंग है और एक्स बिलोंग है, यहां से कॉमन खींच लीजिए एक तरह से, यहां से एक्स बिलोंग को जैसे आप इधर लाइएगा, एक्स बिलोंग जैसे लाइएगा तो ए हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा और बी यूनियन सी होगा। क्लियर है? तो आप इस जगह पे बोल सकते हैं, ध्यान से देखिए, आप बोल सकते हैं कि ए यूनियन बी। अब एक चीज आप नोटिस किए, ये जो एक्स था, ये जो एक्स था जो इसको बिलोंग कर रहा था, अब ये एक्स आपको इसको बिलोंग कर रहा है। मतलब ध्यान फिर से समझिएगा, अगर ये ए है और ये बी है, ठीक है, और ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो हम बोल सकते हैं ना कि अगर एक्स बिलोंग ए करेगा तो 100% एक्स किसको बिलोंग करेगा? बी को करेगा। तो हम ऐसा,
अभी मेरा बोलने का मतलब कि अगर कोई एलिमेंट इसको बिलोंग करता है और दिखा दी कि वो एलिमेंट इसको बिलोंग कर रहा है, तो ऑफ कोर्स इसका सबसेट होगा। मतलब एक एलिमेंट है जो इसको बिलोंग कर रहा है और वही एलिमेंट इसको भी बिलोंग कर रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज अ सबसेट ऑफ, मतलब जो इसके पास है ना वो सारा इसके पास, सीधा सवाल। इसका मतलब कि ये इसका सबसेट है। इसका ये मतलब हुआ कि ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब ये इसका सबसेट है। अब यहां के बाद दो रास्ता बचता है। अब बुक्स में सॉल्यूशन देखिएगा तो क्या करता है, या तो फिर से बनाएगा, वो फिर से बनाएगा और इस बार इसको लेके चलेगा और जो स्टेप दिख रहा है उसको उल्टा कर देगा बस। और नहीं तो एक और लाइन लिखता है, सिमिलरली ए यूनियन बी यूनियन सी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, अगर ये लाइन आप छोड़ दिए ना तो आपका मार्क्स काट लेगा, वो भी अच्छा खासा काटेगा। क्योंकि इससे ये बात साबित होता है कि ये इसका सबसेट है, इससे ये बात साबित नहीं होता कि इसके बराबर। दो सेट तभी एक दूसरे के बराबर हो सकता है जब दोनों एक दूसरे का सबसेट हो। तो इससे आप ये बात नहीं साबित कर सकते हो कि भाई ये लोग बराबर हो गए। इससे यही बात साबित हुआ कि अगर कोई एलिमेंट इसमें है और लास्ट में प्रूफ किया कि एलिमेंट इसमें भी है, तो इसका मतलब कि ये इसका सबसेट है। इससे ये बात साबित नहीं होगा बराबर है। तो इसका मतलब कि बराबर करने के लिए फिर से आपको इसको लेके चलना होगा। इसको तो रेड से दिखा रहे हैं, हम इसको लेके चलेंगे। जब ऐसा लेके चलोगे तो फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा और ये फिर आ जाएगा। मतलब आपको दो बार काम करना होगा। और नहीं तो कई बार बुक्स में क्या करता है कि एक लाइन ऐसा लिख देता है, ऐसा वाला नीचे वाला, सिमिलरली ये भी इसका सबसेट है। तो हम बोल सकते हैं अगर ये भी इसका सबसेट है तो बोल सकते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। समझने को लेके कोई परेशानी हो तो बात करिए। क्वेश्चन आसान है या टफ है वो एक अलग मामला है। कंसेप्ट समझ में आया कि कैसे काम करते हैं। पहला चीज यही सिखाना है कि काम इसमें कैसे होता है। बाद में क्वेश्चन हम लोग लाएंगे और उसके देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। बात को आगे बढ़ाते हैं, मिटा दे इसको। ये चीज हम ध्यान रखिएगा, ये हम लेकर चले और ये दिखाए कि ये एलिमेंट इसमें भी है, इसका मतलब कि ये इसका सबसेट है, बराबर नहीं हुआ। यानी कि आपको रिवर्स काम करना होगा। कई बार बुक्स में ऐसे भी डाल दिया जाता है, इसका मतलब कि आप नहीं जा रहे, यहीं पे कर दिए, इसका मतलब कि आप रिवर्स में किए और फिर सिमिलरली करके इतना कर देता है। तो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। बिठा दें इसको, श्योर जगह है क्वेश्चन आने का, यहां से आता ही आता है क्वेश्चन। और ज्यादा नहीं 10-12 ही क्वेश्चन से कहानी आपका होता है, 10-12 क्वेश्चन। क्योंकि ऑनलाइन इस बार एग्जाम से तो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी होगा, ये श्योर है। टर्मिनल्स का क्वेश्चन आसान होगा, ऑनलाइन है इसलिए। ऑफलाइन होता तो थोड़ा सा क्वेश्चन उठा पटक होता। आप चलिए क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं इसी टाइप का, जल्दी से बना लेते हैं। प्रूफ करना है फटाफट। प्रूफ है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखने से आपको क्या फील हो रहा है? ये फिर एसोसिएटिव है, एसोसिएट कर रहा है। ध्यान से देखिए तो बी सी के साथ एसोसिएट है, क्या बी ए के साथ एसोसिएटिव हो रहा है? तो मतलब कुछ नहीं करना है, बस तोड़ते आना है, बाद में मैनेज कर लेना है। तो चलिए जल्दी से इसको बना लेते हैं, तुरंत बन जाएगा। सॉल्यूशन में आते हैं। लिखेंगे कि एक्स मेरा बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में। तो एक सेट हम इसको मान लेते हैं और एक सेट इसको मान लेते हैं और इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक्स ए में बिलोंग करेगा। अच्छा, इंटरसेक्शन का कंसेप्ट पता है हम लोग को। अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट यहाँ पे है तो इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब होता है कि वो ए में भी होता है और बी में होता है। तो एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी इंटरसेक्शन सी। अगले स्टेप में हम लोग आते हैं। अगले स्टेप में क्या करेगा? एक्स बिलोंग ए करेगा और फिर इसको तोड़ दीजिए, एक्स बिलोंग टू बी एंड एक्स बिलोंग टू सी आ गया। अब अकॉर्डिंगली आप इस पर काम करिए। ए और बी एक साथ है, यहां भी एक साथ कर लीजिए। क्या करिएगा? ये वाला पार्ट पूरा एक साथ ले लीजिए और इनको अलग कर दीजिए। तो आप करिएगा अगले स्टेप में क्या? एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी, इसको ब्रैकेट में, एंड एक्स बिलोंग टू सी, इसको ध्यान में रखते हुए।
प्रूविंग क्या करना है वो बहुत माने रखता है, अकॉर्डिंग करना पड़ता है काम। अब देखिए इसके बाद क्या करिएगा, यहां से आप 100 कॉमन निकालिए, x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b, यहां से एंड x बिलोंग टू c। ध्यान से देखिए दोनों तरफ x बिलोंग और x बिलोंग दिख रहा है, तो यहां से आप कॉमन खींच लीजिए। जैसे x बिलोंग कॉमन खींचेगा तो ये क्या करेगा, जाते जाते इसको इंटरसेक्शन में चेंज कर देगा। तो क्या साबित हुआ, साबित यही हुआ कि ये एलिमेंट इसको बिलोंग कर रहा था और फाइनली ये एलिमेंट इसको भी बिलोंग करने लगा। मतलब वही बात हो गया कि ये A है और ये B है, तो अगर x आपका इसको भी बिलोंग कर रहा है और ऑफ कोर्स इसको भी कर रहा है, मतलब इसका सारा चीज इसके पास है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि A इज अ सबसेट ऑफ B। इसका मतलब हुआ कि आपका A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज अ सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C होगा। सिमिलरली आप साबित कर सकते हो कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C भी सबसेट होगा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। सिमिलरली आप ये साबित कर सकते हो। इसका मतलब हुआ कि हम लोग बोल सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, बराबर है दूसरे, बराबर है दोनों एक दूसरे। टफ है, समझ में आ रहा है? नहीं, अच्छा पढ़ाते हैं हम। ठीक, चलिए बढ़ते आगे। अक्सर ये सब चीज जब खुद से बच्चे पढ़ते हैं थोड़ा दिक्कत आता है, लेकिन आपको बहुत आराम से और बहुत इजीली समझाने की कोशिश करें, पूरा वेन डायग्राम यूज कर रहे हैं कि आपको समझ में आया बात। एक प्रूविंग और दिखाते हैं, बहुत सिंपल प्रूविंग है। मान लीजिए आपके पास प्रूफ करने बोला कि प्रूफ करिए A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। ये आपका, अच्छा ये देख के प्रूविंग लग रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है, जैसे मान लो x y प्लस z है, मान लो ऐसे, तो x y के साथ चला गया और x z के साथ चला गया, ये x डिस्ट्रीब्यूट हो गया दोनों में। इसी को तो डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं कि इसके साथ भी चला गया और ये इसके साथ भी चला गया, तो ये तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना। एग्जैक्टली नहीं लग रहा है कि A आपको B के साथ भी चला गया, A C के साथ भी चला गया। तो वही बात तो हम शुरू में बोले कि एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव ये सब फॉलो करता है। तो आने वाले टाइम में इस फॉर्मूला को डायरेक्ट भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे, याद रखिएगा, है ना। कई प्रूविंग में हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करते हैं हम लोग, खास के डिस्ट्रीब्यूटिव का। एसोसिएटिव तो यूज नहीं होता ज्यादा, डिस्ट्रीब्यूटिव बहुत होता है, मतलब डायरेक्ट एज अ फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए फिलहाल तो हम इसको प्रूविंग में जाते हैं, प्रूव करते हैं, सॉल्यूशन में आते हैं। हम लोग लेते हैं कि x बिलोंग टू A यूनियन B इंटरसेक्शन C है। आपको दिख रहा है यहाँ पे ये एक एलिमेंट है और यहाँ पे एक है, एक सेट ये है और एक सेट ये है ना। एक सेट आपका ये है और एक सेट ये है, तो आप क्या लिखिएगा इसको, आप लिख सकते हैं कि x बिलोंग टू A और x बिलोंग टू B इंटरसेक्शन C। x A को बिलोंग करेगा और x B इंटरसेक्शन C को बिलोंग करेगा। ओके, x A को बिलोंग करेगा और x बिलोंग B इंटरसेक्शन C करेगा। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या कहानी बनता है, समझने की कोशिश करेगा। इसके बाद आप लिख सकते हो क्या, ठीक है, x बिलोंग टू A और इसको तोड़ लो, x बिलोंग टू B एंड x बिलोंग टू C। ठीक है, अरे कुछ नहीं किया, देखो यहाँ पे बीच में आपको क्या दिख रहा था, यूनियन। एक सेट ये दिख रहा था, एक सेट ये दिख रहा था,
हम लोग को पता है ना कि एक्स बिलोंग अगर ए यूनियन बी करेगा तो क्या लिखेगा, एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी, यही लिखते हैं। यही काम तो यहाँ भी कि एक्स बिलोंग टू ए और इसके बदले में और एक्स बिलोंग टू ए। अब इंटरसेक्शन कैसे काम करता है, इंटरसेक्शन ऐसे काम करता है, एक्स बिलोंग टू बी एंड एक्स बिलोंग टू सी। अब डिस्ट्रीब्यूट करना, कुछ नहीं करना, अकॉर्डिंगली क्या करेगा, अगले स्टेप में होगा एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी, एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। बीच में इंटरसेक्शन साइन दिख रहा है यानी कि एंड यूज कर लो। अब फिर से इसको इसके साथ लिख लो, एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू सी लिख, इज इट? बस कुछ नहीं, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, प्रूविंग ब्रदर बनाए रखना है। अगला अगला देखिए फिर क्या होगा, इसके बाद आइए एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी है, यहां से एक्स को कॉमन निकाल लो, तो ए हो जाएगा यूनियन हो जाएगा बी, एंड यहां से भी कॉमन निकाल लो तो ए हो जाएगा यूनियन हो जाएगा सी हो। अब देखिए दोनों जगह से फिर एक्स खींचिए, यहां से और यहां से, तो ऑफकोर्स बीच में क्या पड़ रहा है, एंड पड़ रहा है, यानी दोनों जगह से जाएगा तो ये इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा। तो एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। खींच दिए, खींचे तो क्या हुआ, एक जब दोनों से खिंचाया तो ए यूनियन में वैसे ही रह गया, इसकी जगह पे इंटरसेक्शन हो गया, इसकी जगह पे ए यूनियन सी हो गया। आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि ये जो एलिमेंट था ये वाला, इसको इसको इसमें बिलोंग कर रहा था और वही एलिमेंट इसमें भी बिलोंग कर रहा है। इससे क्या साबित हुआ, इससे ये साबित हुआ कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी जो है सबसेट है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का, सबसेट। क्लियर है? ठीक है, तो सिमिलरली आप बोल सकते हो कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी भी सबसेट होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का। इस बेस पे आप बोल सकते हैं कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्विवेलेंट होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का। प्रूफ टफ है। अगले क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दे रहे हैं, वो खुद आप कर लेना घर पे, ठीक है? मिटा दे इसको, कोई दिक्कत कहीं पे भी अभी तक ऐसा? नेक्स्ट इसमें आता है, देखिए यही सबसे टफेस्ट पार्ट माना जाता है सेट्स का, तब तक जब तक हम नहीं पढ़ाएंगे, उसके बाद नहीं होता है। हाँ मतलब बुरा आता है कि अपना तारीफ खुद से करने से ना वो पॉजिटिव एनर्जी आता है, तो वही थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं प्रूफ। और कई बार दूसरे लोग भी मानने लगते हैं, अब एक ही बात बार बार बोलिएगा तो ऐसा भी होता है। सुने ये सब कहावत, यूनियन ये वाला आप घर में खुद से कर लो, क्वेश्चन बदल लें या आप कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ऐसा कुछ तो लग नहीं रहा कि इसमें बहुत प्रॉब्लम है। बढ़ते आगे, नेक्स्ट इसमें मूव करते हैं। एक इसमें कंसेप्ट है डिमॉर्गन्स लॉ का, डिमॉर्गन्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिमॉर्गन्स लॉ। तो लिख देते पहले क्या है वो, इसीलिए कोई कुछ लिखना नहीं इसके बारे में। डिमॉर्गन्स लॉ, एक मैथमेटिशियन थे और उन्होंने एक लॉ दिया, क्या दिया कि ए यूनियन बी जो डैश होता है ना, डैश, अरे डैश तो आप समझते हो ना, बार समझते हो ना। अब इसे मान लो, सपोज करो कि हम एक, इसको समझाने के लिए एक हम इस तरह का वेन डायग्राम लेते हैं, ये मान लो ए है, ज्यादातर आप गोल गोल देखते हो, हम गोल ज्यादा देते नहीं, ठीक है? तो ये वाला जो पार्ट आपको दिखता है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, जो क्लियरिंग हम कर रहे हैं, दिस इज अ ए यूनियन बी, ये पार्ट आपका है ए यूनियन बी का पार्ट, ओके? और जो इसका आउटर पार्ट है ना, वो ए यूनियन बी डैश, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे ऐसे बार, मतलब जो इसका नहीं है वो इसका है, ये वाला जो एरिया दिख रहा है
इसको ए यूनियन बी डैश बोलते हैं। रिजल्टेंट को एक और चीज भी बोलते हैं, पता है क्या? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश भी बोलते हैं। मतलब ये सब एक ही चीज तीनों। अब पता है क्या प्रूफ करना है? यही प्रूफ करना है कि रिजल्ट विल बी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अच्छा एक चीज बड़ा यूनिक देखिए, ये डैश जब यहाँ गया तो ठीक है, यहाँ गया तो ठीक है, इसके साइन को बदल दिया और कुछ हुआ नहीं। इसी को हम डे मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। ऐसे वो लिखेगा कि प्रूव दिस एंड दिस, डे मॉर्गन्स लॉ। सिर्फ ये नहीं बोलेगा प्रूव डे मॉर्गन्स लॉ, ये नहीं बोलेगा। लेकिन फिर भी मेरा काम है आपको दिखा देना, देख लीजिए एक बार किस तरह से ये काम करता है। अब मान लीजिए आपके पास सपोज करिए ऐसा दे दिया, ए है, इंटरसेक्शन है, बी है और डैश है पूरा बार में। क्या करेगा फिर से? अब तो आप अंदाजा लग गया होगा क्या होगा। ए डैश हो गया और ये बार क्या करेगा, इसके साइन को क्या करेगा? चेंज करेगा, बी डैश। दिस इज अ डी मॉर्गन्स लॉ। तो कुछ काम का चीज है तो आप लिख सकते हैं, वन बाय वन हम प्रूविंग दोनों का कर रहे हैं। इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल एग्जाम्स। इसका प्रूविंग काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है स्कूल्स वगैरह में। हो सकता है कि कुछ स्कूल्स में ये प्रूविंग दिख भी जाए। ऑनलाइन का जमाना है तो कह नहीं सकते हैं ये लोग क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, किस तरह से पूछेंगे। लेकिन अगर ये ऑफलाइन होता तो हम बहुत श्योर होकर बोलते हैं कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, दिखेगा कुछ स्कूल में। तो अगर 10 स्कूल के बच्चे बैठे तो 3-4 स्कूल में दिख जाना है। तो सोच लीजिए इसका इंपॉर्टेंट कितना ज्यादा है। ऑनलाइन में ये लोग कैसे क्वेश्चन पूछते हैं वो मैटर करता है। ऐसे ही जो पोर्शन हम आज पढ़ रहे हैं ना, वो कॉम्पिटिटिव व्यू में तो खैर इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, क्योंकि तो प्रूविंग वहां पे नहीं दिखेगा, नहीं आता है। ये स्कूल्स के व्यू में इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रूविंग के दौरान हम लोग कंसेप्ट तो सीख रहे हैं, हम लोग वेन डायग्राम सीख रहे हैं, हम चीज को समझ रहे हैं, तो उसमें कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में भी आपका वो हेल्प करता है। तो फिलहाल चलिए हम प्रूविंग में जा रहे हैं कि प्रूव करो, प्रूव डे मॉर्गन्स लॉ, डे मॉर्गन्स लॉ। और क्वेश्चन है आपके पास कि ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। कोशिश करेंगे इसको बहुत अच्छे से हम आपको समझा पाए, और इस बार सिमिलरली नहीं लिखेंगे। लिखते हैं ना हम लोग सिमिलरली, एक तरफ का प्रूफ कर देते हैं और दूसरी तरफ बोल देते हैं ऐसा होता है। इस बार दोनों तरफ से करें, ठीक है? तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं, क्या कहानी इसमें बनता है। सबसे पहले इसको लेकिन प्रूफ में आते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी डैश। प्रूफ करने टाइम हम यूज करेंगे पूरा का पूरा आपको क्या, वेन डायग्राम, जिससे आपको समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लिखने को तो लिख देंगे बहुत सारा बात। देखिए ये अलग बात है कि ये ऐसा होता है, ये अभी तो आप नहीं देख सकते ना, अभी तो साबित करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक वेन डायग्राम बनाते हैं आपके लिए, जिससे आपको समझने में चीज आसान हो कि हम करना क्या चाह रहे हैं। 2 वेन डायग्राम बनाते हैं आपके लिए, 2 वेन डायग्राम। एक छोटकू वेन डायग्राम यहाँ बनाते हैं, यहाँ पे। इससे हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं? मान लीजिए यहाँ पे सपोज करिए कि एक ए है, तो ऑफकोर्स ये क्या हो गया, ए डैश। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर एक्स मेरा बिलोंग करेगा ए को, अगर मेरा एक्स बिलोंग करेगा ए को, तो आप लिख सकते हो ना कि एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए डैश। छोटकू से हम आपको ये समझाने का कोशिश की है कि अगर कोई ए को बिलोंग करता है तो ए उसके बार को बिलोंग नहीं करता है। तो अब देखिए हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको यहाँ से कि अगर मान लीजिए ए है और ये बी है, और ये वाला पार्ट पूरा का पूरा ए यूनियन बी है, क्या आप समझते हो? आप नहीं भी लिखेंगे तो आप समझ जाओगे। और जो आउटसाइडर पार्ट है वो होता है ए यूनियन बी डैश होता है। तो आप इस बात से सहमत हो कि अगर एक्स बिलोंग करेगा ए यूनियन बी डैश में, अगर एक्स आपका यहां पर है, तो आप खुद बताओ कि क्या ये एक्स इसके अंदर है? नहीं है, नहीं है ना। अगर आपका एक्स कहां बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन बी डैश में कर रहा है, तो मतलब बाहर में कर रहा है, तो क्या एक्स इसके अंदर है? नहीं है। तो आप अगले स्टेप में लिख सकते हो कि एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी। अक्सर बच्चे इसके बाद वाले लाइन में गलती करते हैं, इसी के बाद वाले लाइन में गलती करते हैं। और हम बोलेंगे आप देखिए, लिखिए लिखिए नहीं, देखिए पहले समझ लीजिए, 3-4 लाइन का ही खेल है। मतलब एक्स आपका एकदम साफ साफ दिख रहा है कि अगर आपका एक्स बिलोंग ए यूनियन बी डैश में करेगा, बाहर करेगा, तो अंदर तो नहीं करेगा, ये तो साफ दिख रहा है। हम नहीं बोले, वेन डायग्राम खुद दिखा रहा है कि भाई तुम तो बाहर हो और हम तो है भाई ए यूनियन बी। हम क्या है? ए यूनियन, हम तो भाई ए यूनियन बी है, ठीक है। चलिए
अब देखिए, आप समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर एक कंसेप्ट यहाँ पे आता है, हम यहाँ पे करके लिख के पहले दिखाते हैं कि अगर x बिलोंग करेगा a यूनियन b को, तो आप लिखते हो x बिलोंग टू a और x बिलोंग टू b। हम फिर से वेन डायग्राम बनाते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे वेन डायग्राम बना दी a यूनियन b का, ये a यूनियन b का वेन डायग्राम है। और हम क्या बोले कि हमारा जो x है वो बिलोंग कर रहा है इसको, तो इसका एरिया तो बहुत बड़ा है ना, कहीं भी बिलोंग कर सकता है। तो आप क्या लिखते हो, x बिलोंग टू a, x बिलोंग टू a और x बिलोंग टू b। हो सकता है वो या तो a में हो सकता है वो या तो b में हो। अब दोनों में हो सकता है, इसका कंफर्मेशन तभी होगा जब यहाँ पे होगा। और ये बात तो बोल नहीं रहा कि दोनों बीच में है, तो ये कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। अगर सिर्फ यहाँ हुआ तो a में रहा, यहाँ हुआ तो b में रहा, यहाँ होगा तो दोनों, क्योंकि एरिया तो इसका पूरा है ना, ये पूरा एरिया है, ये कहीं भी रह सकता है। तो हम श्योर होके क्या बोल सकते हैं, श्योर होके सिर्फ एक ही बात बोल सकते हैं कि जो मेरा एलिमेंट है ना, अगर मेरा एलिमेंट इसमें है तो हम श्योर होके एक ही बात बोल सकते हैं कि ए में होगा, नहीं तो बी में मिलेगा, कहीं एक जगह मिलेगा। श्योर होके बस हम इतना ही बोल पाते हैं। श्योर होके हम ये बात नहीं बोल सकते हैं कि हाँ ए में ही मिलेगा, तो हम कंफर्म होके ए ही में मिलेगा, बी में ही मिलेगा, ये कंफर्मेशन हम नहीं दे सकते। हम सिर्फ इतने ही बोल सकते ए में मिलेगा, ए में नहीं मिला तो बी में मिलेगा, दोनों में से कहीं एक जगह जरूर मिलेगा। इसका एरिया तो कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। अब इस पे आते हैं हम। एक्स अगर मेरा इस आउटसाइड में है तो ऑफकोर्स एक्स कहां नहीं होगा, ए इन बी में नहीं होगा। तो देखिए अभी अभी इसके अगले लाइन लिखने के लिए ये क्यों हम समझाएं, आपको समझाते हैं। देखिए इसके बाद आप लिखते हो कि एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन बी में नहीं है, इसका क्या मतलब होगा, ए में नहीं होगा और बी में नहीं होगा। नहीं, ये गलत किया हम, और नहीं होगा। और का मतलब समझ में आता है, और का मतलब होता है कि आप ऑप्शन दे रहे हैं, ए में नहीं होगा और बी में नहीं होगा, मतलब ऑप्शन दे दिए कि हो सकता है बी में हो, ए में नहीं होगा या ए में नहीं होगा या बी में नहीं होगा। जैसे आप दो घर हम बोले इसमें हो सकता नहीं हो या इसमें नहीं हो सकता, मतलब आप ऑप्शन दे रहे हैं कि किसी एक में हो सकता है। आप श्योर होकर नहीं बोले इस घर में भी नहीं होगा, और ओ मतलब ओ और नहीं, हिंदी वाला और। जैसे कोई बच्चा को ढूंढ रहा है, मान लीजिए कोई बच्चा, और दो घर सामने पड़ा हुआ है, मुझसे पूछा कि इस बच्चे को देखो, हम बोले इस घर में नहीं है और 100% बगल वाले घर में भी नहीं। श्योर हो गए, श्योर हो गए बोले, हम नहीं बोले हो सकता है इसमें नहीं हो सकता है इसमें नहीं हो, मतलब आप ऑप्शन दे रहे हैं कि देखिए कहीं होगा। तो इसलिए याद रखिएगा ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है। यही बच्चे गलती करते हैं इसको बनाने में। इस डिमॉर्गन्स इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चे जल्दबाजी में यही गलती करते हैं, क्योंकि इनके दिमाग में ये बात बैठा रहता है। देखिए वेन डायग्राम यहाँ कुछ और बोल रहा है, श्योर बोल दिया कि इस जगह में है ही नहीं, मतलब मेरा एक्स जो है एक यूनिट बी में इस जगह पे नहीं है, तो यहाँ पे और नहीं होगा, यहाँ पे एंड होगा। अब कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता तो हम बोलते हैं कि जब नॉट बिलोंग टू दे तो रिवर्स मारा जाता है, यूनियन के जगह पे और के जगह पे एंड और एंड के जगह पे और। मतलब किसी को नहीं आता है समझ में तब की बात, ठीक है, हम आपको समझा तो रहे हैं कि भाई श्योर है ए में नहीं है एंड बी में भी नहीं है, पक्का वाला बात है ही नहीं, और मतलब आप ऑप्शन खोलें उसके लिए कि हो सकता हो। इसीलिए देखिए जबकि जनरल मतलब इसका ही होता है कि जब इस तरह का तोड़ते हैं तो या तो ए में है या तो बी में। और वेन डायग्राम भी यही बात बोल रहा है कि हो सकता है यहाँ पे हो तो ए में होगा, हो सकता है यहाँ पे हो तो बी में होगा, हो सकता है यहाँ पे हो तो दोनों जगह हो। इसलिए देखिए कभी कभी ए यूनियन भी निकालते हैं तो कुछ ऐसा एलिमेंट भी मिलता है जो दोनों में मिल जाता है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा एलिमेंट होता है जो सिर्फ ए में होता है और कुछ ऐसा एलिमेंट होता है जो सिर्फ बी में होता है। तो चलिए ये बात समझ में आया। अब देखिए अगर ए में नहीं होगा तो कहां मिल सकता है, ए डैश में होगा। ए डैश का बहुत बड़ा एरिया है। देखो अगर मान लो कि ये ए है, तो अगर ए में नहीं होगा तो ए डैश में होगा, ए डैश बहुत बड़ा एरिया है। आप क्या बोलो यहां पे नहीं होगा, तो बाहर वाले एरिया में होगा, कि यहां पे होगा कहीं पे। और जैसे ही लिख दिया हम लोग कि एक्स आपका बिलोंग टू बी डैश, कुछ नहीं किया यहाँ पे, बस इसके बदले लिखे ये हम लोग बचपन में जानते हैं। ऊपर में देखो अगर एक्स बिलोंग नहीं करेगा तो एक्स डज नॉट बिलोंग टू, उल्टा रिवर्स भी होता है, ठीक है। तो आप क्या लिखिएगा, अगर लिखिएगा एक्स बिलोंग टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो आप क्या लिखिएगा, ए यूनियन बी सबसेट है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश।
समझने को लेकर कोई परेशानी हो तो बोलो। इसीलिए पहले हम आपको वेन डायग्राम पढ़ाएं, वेन डायग्राम में एक समझ आपके अंदर आ जाएगा तो फिर हमको एक्सप्लेन करने में थोड़ा इजी पड़ेगा। क्लियर है कंसेप्चुअल? कहीं कोई दिक्कत किसी को भी? जैसा कि हम बताए थे कि इसका प्रूविंग हम दोनों तरफ से करके दिखाएंगे। हाँ देखो, प्रूफ करने के लिए वेन डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है, बट आप अगर सामने रखते हो तो एग्जामिनर को भी अच्छा है और आपको भी हेल्प होगा। ये कंपलसरी पार्ट में नहीं आता है, कंपलसरी पार्ट वही है जो दिखा है। इवन आपको वो रिवर्स भी प्रूफ करना कंपलसरी नहीं है, आप एक लाइन लिख दो कि सिमिलरली तो चल जाता है। बट लेकिन जैसा कि हम आपको बताएं कि इस बार प्रूविंग करेंगे तो कहीं ना कहीं तो मिटाना होगा, तो चलो ये वाला जगह मिटा देते हैं। ठीक है, अब आते हैं फिर से। नाउ ध्यान से देखिएगा, एक उल्टा करना जरूरी था। नाउ आप चाहो तो एक्स भी ले सकते हो, लेकिन चलिए हम एक नया लेते हैं, वाई लेते हैं। वाई बिलोंग टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। एक्स ना लेके रिवर्स में जनरली बदल देना चाहिए, वो थोड़ा ठीक रहता है, तो वो फिर वही वाला फीलिंग आता है, एक्स एक्स वाला फीलिंग आने लगता है। अब कुछ लोग एक्स ही में बनाते हैं तो वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं है वो। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेगा, वाई अगर यहाँ बिलोंग करता है इस जगह पे, तो आप क्या बोलेगा कि वाई बिलोंग करेगा ए डैश में एंड वाई बिलोंग करेगा बी डैश में, है ना? कुछ नहीं, ये तो खोल दिए, तो कुछ है ना, इंटरसेक्शन वाला खोले हैं, ठीक है। ये तो सिंगल सिंगल बार वाला है ना, सिंगल बार में तो कुछ नहीं, वाई बिलोंग टू ए डैश एंड वाई बिलोंग टू बी डैश, सिंगल बार है। देखो प्रॉब्लम तब आता है ना जब पूरे में बार होता है, प्रॉब्लम यहाँ पे सोचना पड़ता है, पूरे बार पे। सिंगल बार पे जैसे यूज होता है फॉर्मूला वैसे यूज करता है। अब ये बार है, बीच में कुछ है तो इसके अकॉर्डिंग काम होगा, अगर ये ऐसा होता है तो भी इसके अकॉर्डिंग काम होता है, और ही लिखते हैं हम, ठीक है। प्रॉब्लम तब होता है जब आपका यहाँ पे पूरे में बार आता है, यहाँ पे या पूरे में आता है, तब फिर दिमाग लगाने की जरूरत है कि इसका क्या मतलब होगा। तो y बिलोंग टू ए डैश एंड y, अच्छा y अगर a में बिलोंग करेगा तो आप क्या लिखोगे, y a में नहीं बिलोंग करेगा। अगर y बिलोंग टू ए डैश तो पक्का है कि y a में नहीं होगा, तो एंड y कहां नहीं होगा, b में नहीं होगा। अच्छा आप ध्यान दे रहे हैं, आप एकदम कंफर्म कर दिए हैं, ध्यान से देखिएगा। आप बोलते हो कि y आपका a में नहीं है, y कोई आदमी गया ए में ढूंढने के लिए और बाहर में आप खड़े हैं, तो आप बोले नहीं y यहाँ नहीं मिलेगा बाबू, तो आप बगल वाले घर में बी में घुसे, तो बोले नहीं y यहाँ भी नहीं है, तो आप नहीं बोलोगे अरे यार ये तो पूरा ए यूनियन बी ही में नहीं है, y ए में नहीं है। जैसे आप बगल वाला घर में गए बी में ढूंढने के लिए, तो यहाँ पे भी एक आदमी खड़ा था, बोला नहीं y यहाँ भी नहीं है, यानी कि कंफर्म हो गया कि ये पूरे एरिया में y नहीं मिलेगा आपको, यानी कि इस लाइन के बाद आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि y नहीं बिलोंग करेगा ए यूनियन बी को। देखिए हम समझ समझ के लिख रहे हैं, पूरा समझा भी रहे हैं हम आपको। तो इसका मतलब है कि y अगर ए यूनियन बी में नहीं होगा, जब इस घर में y नहीं मिलेगा तो y कहां मिलेगा, बाहर में मिलेगा। तो फिर क्या लिखेगा, y बिलोंग करेगा ए यूनियन बी डैश। तो इस बेस पे आप क्या बोल सकते हैं, इस बेस पे आप बोल सकते हैं कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी डैश। तो अगर इसका नाम आप ए दे दें और इसका नाम आप बी दे दें, तो फ्रॉम ए एंड बी, देख लीजिए दोनों तरफ से करिए तो कैसे लिखिएगा, फ्रॉम ए एंड बी ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। लीजिए हो गया 4 मार्क्स। समझने को लगेगा कोई परेशानी? ठीक है, चैप्टर्स के नाम पे आपको पूछा गया सीक्वेंसेस पढ़ाएं कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाएं, तो वोटिंग कर दीजिए, फिर देखते हैं। लिखिएगा तभी हम उस पर काम कर पाएंगे ना।
कल स्टार्ट करना है, कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और फंक्शन जो है, जो हम लोग का मेन क्लास मंडे वेडनेसडे, हमारा मेन क्लास कब चलता है? मंडे वेडनेसडे फ्राइडे संडे, ये हमारा मेन क्लास है। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, संडे भी एक्स्ट्रा में है बट लगातार ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। संडे भी आपका मेन क्लास नहीं है, लेकिन हम लोग लगातार ले रहे हैं। हमारा जो मेन क्लास है वो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे और एक संडे, हमारा मेन क्लास मंडे वेडनेसडे फ्राइडे संडे, ठीक है। ये आपका 4:15 में हमारा क्लास होता है। इसके अलावा हम लोग टीटीएस में भी क्लासेस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पे हम लोग फंक्शन पढ़ें। और श्योर है कि इस बार का फंक्शन पिछली बार से बेहतर होगा, गारंटी। जैसे इस बार सेट्स भी जब पढ़ाए तो बहुत डिटेल में पढ़ाए पिछले बार के कंपेयर में। ऐसे हम चाहे तो 2-4 क्लास और सेट्स पढ़ा सकते हैं, इट्स एनफ, काम चल जाएगा। अब ज्यादा इतना प्रॉब्लम नहीं है। जैसे एक आध क्लास इसमें हम और ले सकते हैं। पावर ऑफ सेट्स का क्वेश्चन हम नहीं कराएंगे, आता भी नहीं एग्जाम से, तो नहीं कराएंगे, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि नवंबर दिसंबर में इसका वीडियोस आ जाएगा पूरा, तो उसमें पावर सेट पे पूरा डिटेल में हम बात करेंगे। उसके वीडियोस में बहुत सारा बात होगा। और एक आध दो क्लास चाहें तो ले लेंगे प्रीवियस ईयर में, जो पिछले 10-12 साल में डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसा कैसा क्वेश्चन आया है, वो भी दिखाया जा सकता है पूरा। तो करने के लिए काम है इसमें, ऐसा नहीं कि नहीं करने के लिए। फिलहाल एक और डिमॉर्गन्स लॉ है, उसको भी प्रूफ कर लेंगे। डिमॉर्गन्स लॉ में देखिए, प्रूफ डिमॉर्गन्स लॉ, ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश, यही है ना। अगला, ठीक है। टेस्ट सीरीज 11 का, टेस्ट सीरीज 11 का नहीं मन कर रहा लॉन्च करने का, इसलिए नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली बहुत मेहनत से जो भी टेस्ट बनता है, बहुत मेहनत से बनता है। जैसे अभी हम 12 में ले रहे हैं, मतलब 8-10-12 बच्चे से बनाते हैं, बाकी सब हंसी मजाक में ले लेते हैं। जबकि एक एक क्वेश्चंस बनाने में हम 2-2.5 घंटा लगाते हैं। तो क्वेश्चन बनता है, टाइपिंग है, बहुत सारा काम है, एरर देखना, आंसर्स देखना, सॉल्यूशन देना, 2-2.5 घंटा एक सेट बनाने में लगता है। और जब उसको सही से नहीं मिलता है वापस कि बच्चे अच्छे से बनाए, नहीं समझ में आता तो उस पर काम करें, तो मन थोड़ा टूट जाता है कि नहीं छोड़ो, बच्चों को पढ़ना होता है, एग्जाम देने में वो इंटरेस्टेड नहीं होते, ठीक है। ये इतना बता रहे हैं कि जो अगर हम टेस्ट ले रहे हैं तो मतलब समझ लिया कि एक साथ कम से कम 15-20 बुक आपका कवर करा देंगे। मतलब वो सब सारा क्वेश्चन जो मेंस तक आता है, देखो एडवांस अपना कैलिबर होता है, बार बार रिपीट करते हैं, एडवांस खुद का कैलिबर है। एडवांस आप पे जब तक आपके पास यूनिकनेस नहीं होगा, आप बहुत मेहनती नहीं होंगे, तब तक निकलेगा नहीं। मेंस आपको निकलवाया जा सकता है, एडवांस में आप खूब काम करिएगा, स्किल डेवलप कर लेगा, एडवांस में निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आइए इस क्वेश्चन में आते हैं। प्रूफ डिमॉर्गन्स लॉ, ए इंटरसेक्शन बी डैश। चलिए फिर से हम बनाते हैं, जैसा कि बिना वेन डायग्राम के तो प्रूफ करने में मजा भी नहीं आ रहा होगा, है ना। वेन डायग्राम जब सामने तो बड़ा मजा आता है प्रूफ करने में। ये देख, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा ध्यान से रखिएगा, बड़ी हल्ला कर रहा है। तो गर्मी ऑलरेडी है, बंद करो तो, कौन सी चलानी है। देखो यहाँ पे ये आपका ये जो पार्ट, ये वाला जो दिखा है ना, ये वाला पार्ट कलर कर देते हैं। ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये वाला, ये ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट है। प्रूविंग में आते हैं, ये बोलता है प्रूविंग में कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी डैश, है ना। तो बोले ये जो कलर की जगह ना, वो छोड़ के एक्स कहीं भी हो सकता है। अरे भाई ए इंटरसेक्शन बी कौन है? ये वाला। ए इंटरसेक्शन बी डैश कौन है? इसको छोड़ के सर, ए इंटरसेक्शन बी का इलाका ये वाला है। इसके बाद जितना इलाका, ये वाला, ये वाला, ये वाला, वो सारा किसका है? ए इंटरसेक्शन बी डैश का। मतलब एक बड़ा नोटिस करने वाला बात है कि एक्स यहां भी हो सकता है।
हो सकता है ना। अरे एक्स कौन सी जगह पे, ए इंटरसेक्शन बी डैश पे, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी डैश को तो रिकॉग्नाइज करो कि कौन सा जगह है। ए इंटरसेक्शन बी डैश वो जगह है जहां पे इंटरसेक्शन बी नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी वाला तो ये वाला जगह है। तो बाकी जो हटा दो, इसको मिटा दो, बाकी जो जगह आपको दिख रहा है वो किसका, ए इंटरसेक्शन बी डैश का है। ठीक है, तो इसका ये मतलब है, ओके, इसका ये मतलब है कि एक्स आपको यहां भी मिल सकता है, एक्स आपको यहां भी मिल सकता है। एक्स कहां नहीं मिलेगा, है ना, एक्स कहां नहीं मिलेगा, सिर्फ यहां नहीं मिलेगा, यहां मिल ही रहा है, यहां मिल ही रहा है, बाहर में मिल ही रहा है, तो कहां नहीं मिल रहा है, यहां नहीं मिल रहा है, पक्का। अब एक और चीज नोटिस करिए, अच्छा एक्स इसमें नहीं है तो अभी लिख सकते हैं एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। अगर मान लीजिए यहां पे नहीं है तो ए में नहीं है, श्योर तो नहीं, ए में हो सकता है ना बाबू, ध्यान से देखो, ए में तो हो सकता है ना, एंड तो नहीं लिख सकते, और लिखना पड़ेगा, कंफर्म नहीं है, यहां हो सकता है, या यहां हो सकता है, या यहां हो सकता है, तो हम खुद अपने बात में यहां लगा रहे हैं, हो सकता है यहां हो, या हो सकता है यहां हो, या हो सकता है यहां हो, तो ए में नहीं है, अगर हम श्योर करते हैं मान लो ए में नहीं है तो हो सकता है बी में हो, इसलिए और लगा। समझ में आया कि और क्यों लगाए यहां पे। देखिए आपको सिर्फ ये जगह कंफर्म है कि नहीं है, सिर्फ ये जगह कंफर्म है, ये जगह कंफर्म नहीं है, ये जगह कंफर्म नहीं है, एक्स हो सकता है यहां, यहां भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, इसीलिए लिखे एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, हम श्योर नहीं है, ए में नहीं है तो हम कंफर्म होकर नहीं बोल सकते हैं, या बी में नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है, हो सकता है किसी एक में हो भी सकता है, इसलिए और लग गया। क्लियर है, इसीलिए वेन डायग्राम खींच के दिखाने में तो वो चीज आपको क्लियर हो। तो इसका मतलब कि एक्स बिलोंग टू ए डैश और एक्स बिलोंग टू बी डैश, इसका मतलब है कि एक्स बिलोंग टू ए डैश यूनियन बी डैश। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी डैश इज अ सबसेट ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश। इस बार सिमिलरली लिख दे रहे, सिमिलरली सिमिलरली ए डैश यूनियन बी डैश इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। कितना आसान है तो देखें, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ए डैश ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। मान लीजिए आपको मनी है कि नहीं, हम सिमिलरली ना लिख के हम प्रूफ करें तो कुछ नहीं, उल्टा कर लेंगे बस, आ जाएगा। मतलब पहले ये लेके चलिएगा, फिर इसको ऐसे खोल दीजिएगा, फिर इसको ऐसे लिखिएगा, जब ए में नहीं या बी में नहीं तो फिर आप ऐसे लिखिए। समझने में लगे कोई परेशानी कहीं पर भी किसी भी टाइप का। अब दो तीन क्वेश्चन और देखते हैं जो बहुत पॉपुलर है एग्जाम्स में, देखा जाए क्या कहानी बनता है। मिटाए, हाँ देखिए क्या है कहानी, फॉर एनी टू सेट्स, फॉर एनी टू सेट्स A and B, A and B, prove that A union B is equal to A intersection B और A is equal to B। क्वेश्चन, ठीक है।
सॉल्यूशन में आते हैं। For any two sets A and B, prove that A union B is equal to A intersection B is equal to। सबसे पहले इस सिंबल का मतलब समझिए, एक पूरा खेल इसी सिंबल पे। ये मैथमेटिक्स में अक्सर ये सिंबल दिख जाता है, इसका क्या मतलब है? कभी कभी ये देगा, देखिए कभी कभी ऐसे भी दे देता है कि A यूनियन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B, और सिर्फ ऐसा दे देगा। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि ये वाला गिवन है, जो है ना, ये गिवन है और ये प्रूफ करना है। और अगर दोनों तरफ से साइन है, इसका मतलब क्या मालूम है कि एक बार ये गिवन है, ये प्रूफ करो, और एक बार ये गिवन है, ये प्रूफ करो। बात समझ आ रहा है? अगर ये दोनों तरफ से साइन है, इसका मतलब कि ये दिया हुआ है, ये प्रूफ करो, और इस बार ये दिया हुआ है, ये प्रूफ करो, ऐसा कुछ। तो चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, सॉल्यूशन में आते हैं। सबसे पहले मान लेंगे गिवन है a इज इक्वल टू b, दिया हुआ है आपका a b के बराबर है, कोई डाउट? अरे या तो एक बार इसे दोनों तरफ लेना है, एक बार ये दिखाना कि ये दिया हुआ और ये प्रूफ करना है, और एक बार ये दिया हुआ है, ये प्रूफ करना है। इस सिंबल का ही मतलब होता है। तो अब देखिए, सबसे पहले मान लीजिए ए बी के बराबर है। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इसमें आइए, ए यूनियन बी मतलब क्या होगा? ए यूनियन बी की जगह पे ए रख दिए, तो ए यूनियन ए कितना होगा? ए, हम इसको लिए और इसके जगह पे ए रख दिए क्योंकि दिया हुआ है, तो यानी ए अगर ए के साथ यूनियन करोगे तो ए ही आ जाएगा। अब देखिए, इसके बाद आप राइट हैंड साइड में आ रही है, राइट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी आ जाइए, ए हो गया, बी की जगह पे ए आ जाइए, ए इंटरसेक्शन ए कितना हो जाएगा? ए। क्या बोलिएगा? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हो गया? अरे है ना, ये ए के बराबर, ये भी ए के बराबर, हो गया ना प्रूफ, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। अब आइए फिर एक पार्ट हो गया, अगले इसमें आते हैं, जिससे देखिएगा अगले इसमें आते हैं। गिवन है आपके पास, ध्यान देगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, अब प्रूफ करना है कि ए बी के बराबर है, प्रूफ करना है ए बी के बराबर है। ध्यान दीजिएगा जो बोलने जा रहे हैं, है ना। सॉल्यूशन में आते हैं, सॉल्यूशन में आते हैं। सबसे पहले हम इसको लेके चलते हैं, ये जो दिख रहा है आपको, ध्यान देंगे, हम इसको लेके चलते, प्रूफ करना है ना। हम लोग ये मान के चलते हैं कि x जो है बिलोंग करेगा ए को, मान लिया अपने x बिलोंग ए को करेगा, ये लेकर चल रहे, ये लेकर चल रहे और ये प्रूफ करना, ये दिया हुआ है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। अगर एक चीज खुद से बताओ, हम वेन डायग्राम बना के दिखाते हैं, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये ए है, ये बी है, और ये बोलता है कि x जो है, ध्यान से देखो बाबू, x जो है ए में है, तो आप इस बात से सहमत हो कि x जो है वो ए यूनियन बी में भी रहेगा? अरे ए यूनियन बी का पूरा एरिया है, तो x अगर यहां है तो ए यूनियन बी में भी है। अच्छा, अगर यहां है तो आप इस बात से सहमत हो कि ए इंटरसेक्शन बी में भी होगा? अरे नहीं नहीं नहीं, यहां से नहीं होगा, ये दिया हुआ है, ये होता नहीं है, सही नहीं है, ये सही नहीं है। क्या बोला है, बात समझोगे? अगर तुम इस लाइन से इस लाइन मानो तो गलत है। हम बोले कि x बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में, तो ए यूनियन बी का इलाका तो बहुत बड़ा है, तो आप श्योर होकर कैसे बोलोगे कि x यहां भी होगा? ये है यहाँ पे, देखो तो ये है, ये x ए यूनियन बी में तो दिख रहा है आपको, ए यूनियन बी में तो दिख रहा है आपको, लेकिन क्या ए इंटरसेक्शन बी में है? नहीं है, तो ये लाइन के बाद ये लाइन नहीं आएगा। लेकिन ये लाइन क्यों आया? क्योंकि ये बराबर दिया हुआ है, तो यहाँ पे लेकिन गिवन है, गिवन आपके पास कि ए यूनियन बी जो है
वो ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है। ठीक है, दिया हुआ है कि बराबर है इसलिए लिखे। अब एक बात खुद बोलो कि अगर x से, समझोगे बात को, अगर x से इसमें बिलोंग करेगा तो मतलब कि यहां पे बिलोंग कर रहा है। पहला वाला तो आप यही लिखो, एक और वेन डायग्राम बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि अगर आपका x इसमें बिलोंग कर रहा है तो यानी कि b में बिलोंग कर रहा है। अगर x आपका यहां बिलोंग कर रहा है तो a में भी बिलोंग कर रहा है और b में बिलोंग कर रहा है। तो आप क्या लिखते हो, तो यहां पे लिख सकते हो x बिलोंग टू b। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि बराबर हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि a इज अ सबसेट ऑफ b। क्लियर है, जगह तो है भी। देखिए अब क्या कर सकते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहां पे ऐसे कर लें, नाउ उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा आपको, नाउ x बिलोंग टू हमने लेते हैं b। अरे भाई अगर a b के बराबर अगर प्रूफ करना है तो भाई अब b को भी तो दिखाना होगा कि उसका सबसेट है। x बिलोंग b कर रहा है। अब कुछ सोचो, अगर x आपका b में बिलोंग करेगा, तो इस बात से सहमत हो कि x बिलोंग करेगा a यूनियन b में। अरे अगर b में होगा तो a यूनियन b में तो है ही ना। अगर a यूनियन b में है तो a इंटरसेक्शन b में है, यहां से गिवन है। तो अगर a इंटरसेक्शन b में है तो ऑफकोर्स वो a में भी है, तो इसका मतलब कि b क्या है, सबसेट है a का। तो इन दोनों को मिला दीजिएगा, इन दोनों से आप क्या बोलिएगा, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 a is equal to b। टफ, बढ़े आगे। सवा घंटा क्लास ले लिया, पता नहीं चला नहीं। अच्छा पढ़ा नहीं मतलब। चलिए लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसमें आते हैं। आप लोग हैं कि हम अकेले बोल रहे हैं खाली, है 14 बच्चा पढ़ रहा है। अच्छा आप लोग पढ़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है, अच्छा पढ़ा रहे हैं। झूठ झूठ बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं बोलता है। अच्छा हाँ बोले बोले। चलिए बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन आएगा, देखिएगा। All let A, B and C, let A, B and C be the sets, be the sets such that A union B is equal to A union C and A intersection B is equal to A intersection C. Show that B is equal to C. ऐसे ये पहली क्वेश्चन टाइप का लग रहा है देखने में, लेकिन एक्चुअल में है नहीं वैसा वो। एक बात हम लोग अब आपको कराएंगे कि जैसे ही हम लोग आगे प्रूविंग जब करते हैं तो हम लोग को लाइसेंस मिल जाता है, किस बात का मालूम है, हम लोग को लाइसेंस मिल जाता है एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और डिमोगस लगाने का। हम लोग लाइसेंस धारी हैं, मतलब उसको हम लोग कभी भी यूज कर सकते हैं। हम लोग के पास ये लाइसेंस मिला हुआ है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको यूज कर सकते हैं, एग्जाम में भी यूज कर सकते हैं, नंबर पूरा मिलता है। इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, और शायद यही क्वेश्चन, शायद एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, शायद यही डीपीएस में आया था क्वेश्चन। फिर से पढ़ लीजिए। A, B and C be the set such that A union B is equal to A union C and A intersection B is equal to A intersection C. Show that B is equal to C.
दिखाते हैं इसका प्रूव करके। अच्छा, जितना भी हम लोग प्रूविंग करते हैं ज्यादातर एक्स पे एक्स मान के चलते हैं, एक्स बिलोंग टू इतना है, एक्स बिलोंग टू इतना है। एक होता है रूल्स मेथड, मतलब डायरेक्ट रूल लगा के प्रूव कर दीजिए, और वैलिड है, आप कर सकते हैं एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देखिएगा इस क्वेश्चन को हम बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सॉल्यूशन में आते हैं, आपको प्रूव करना है b इज इक्वल टू सी, और जबकि आपको दो चीज दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है और ये आपको दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। आपको करना क्या है, आप पे इसको लेके चलिए, जो गिवन गिवन आपके पास है a यूनियन b इज इक्वल टू a यूनियन c। अब आपको याद दिलाने के लिए बता दें, ठीक है, आगे के लिए, क्योंकि इस बार हमको लगता है कि बोर्ड मिटाना पड़ेगा, थोड़ा सा साइड से करेंगे तो नहीं मिटाना पड़ेगा। आ जाते हैं दो पार्ट, पहली पार्ट देते हैं। तो गिवन आपके पास है, गिवन है आपके पास कि a यूनियन b इज इक्वल टू a यूनियन c। आपको तो एक लाइन में दे रहे हैं, आपसे एग्जाम में बन जाएगा, कुछ नहीं, इनको देखो b और c को देखो, एक बार इनके साथ b को इंटरसेक्शन कर दो, एक बार c को इंटरसेक्शन कर दो, कहानी को दिखाते कर। हम क्या बोले थे कि a यूनियन b है, इंटरसेक्शन b लगा दो, और इधर भी जो लगाओगे इधर वो भी उधर ही लगाओगे। अच्छा कुछ देखिए, अच्छा कुछ बच्चे के दिमाग में और भी आ सकता है कि सर आप इंटरसेक्शन इधर लगाए, इधर नहीं लगा सकते थे बी इंटरसेक्शन, आप ये भी कर सकते थे, बी इंटरसेक्शन ऐसे लगा सकते, लेकिन अगर इधर लगाओगे तो यहाँ भी इधर ही लगाओगे, तो जिस तरफ लगाते हो उसी तरफ लगाना पड़ता है, तो हम यहाँ लगा दिए तो वहां लगा दिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव को फॉलो करता है, तो लाइसेंस मिला हुआ कर सकते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ठीक लिख रहे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसा अंदर से फीलिंग अजीब अजीब का क्यों आ रहा है, यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ध्यान से देखिएगा, बी इंटरसेक्शन बी क्या होगा, हमको लग ही रहा हम कुछ गलती कर रहे हैं, बहुत भारी मिस्टेक हमसे हो रहा था, दिख गया हमको अपना गलती, मतलब अंदर से फीलिंग आ रहा था कि कुछ गड़बड़ हम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ ना, ठीक है, देखिए वेन डायग्राम दिमाग में नहीं है तो यही दिक्कत होता है। जैसे मान लीजिए वेन डायग्राम बनाने ए और ले रहे हैं बी, ठीक, ये ए है, ए है, ये बी है, और ये आपका ए यूनियन बी है। ए यूनियन समझते हैं ना, पूरा पूरा पूरा। अब इस पूरे को ध्यान से, इस पूरे को आप क्या कर रहे हो, बी के साथ इंटरसेक्शन कर रहे हो, पूरे को बी के साथ इंटरसेक्शन कर रहे हो, तो कॉमन एरिया कौन है, बी। ए यूनियन बी को, ए यूनियन बी को इंटरसेक्ट कर रहे हो बी के साथ, तो कॉमन कौन है, कहां पे दो लाइन बना है, यहां पे बना हुआ है, यानी कि अगली लाइन में हम यहां पे लिखेंगे बी, ठीक है। यहां पे नहीं होगा, यहां पे क्यों नहीं होगा बता रहे, तीनों अलग अलग है, नहीं हो पाएगा कुछ, यहाँ पे सेम था दो, तो इसलिए हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको आप लिख दो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, ध्यान दोगे, ए इंटरसेक्शन बी को आप लिख सकते थे ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, क्लियर है, कोई दिक्कत, तो यहां तो छोड़ सकते हैं, ऐसे एक लाइन में और जगह दिख रहा है मेरे को, लेकिन चलिए ये तो छोड़ दो, हटा दो इसको, ये वाला पार्ट आसान है, कुछ नहीं है, इसको लेके चलना है। एक बार इंटरसेक्शन बी को साथ करोगे, एक बार इंटरसेक्शन सी के साथ करोगे, रिजल्ट आ जाएगा। बढ़ते आगे, इस तरह बढ़ा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे के केसेस में हम यहां से कर सकते हैं, लेकिन जानबूझ के जगह छोड़े हुए,
देखिएगा फिर से अगेन, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। अच्छा यहाँ पे जो आप यूज किए हैं तो लिखना पड़ेगा, गिवन आपके पास ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी दिया हुआ है। अब ध्यान देगा, इस बार क्या करेगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी और ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी लगा दिए। ध्यान दीजिएगा अब फिर से, अगर ये ए है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये ए है, ये सी है, ये ए है, ये सी है, तो ऑफकोर्स ये ए यूनियन सी होगा। और ए यूनियन सी को आप सी के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हो, कॉमन एरिया सी, यानी कि इसको आप क्या पढ़ोगे सी, और ये हो गया ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। और इसको अगर इसका नाम आप दे दो 1, तो दिस इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी फ्रॉम 1। देख ले, बहुत आसान था, बार बार बोल रहे हैं, जानबूझ के बार बार बोल रहे हैं कि एक बार बी के साथ इंटरसेक्ट करेगा, बस सी के साथ करेगा। ओके, यहां तक क्लियर है। इसको एक और तरीके से प्रूफ करते हैं, चलिए सेकंड मेथड। ऐसे 2 मेथड से प्रूफ किया जा सकता है, पर चलिए सेकंड मेथड दिखाते हैं। हटा दो। सेकंड मेथड में देखिए क्या करेगा, सेकंड मेथड हम बी को लेके चल रहे हैं, बी को आप लिख सकते हो, बी को आप लिख सकते हो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, अपने से मन है, मन मेरा मन है ना, ये मेरा मन है, लिख लेंगे। कहानी यहां से स्टार्ट की थी कि इसको लेकर चले और इसको यूज किए, क्योंकि बी को हम ऐसा लिख सकते थे। क्यों लिख सकते थे? क्योंकि बाबा ये ए, ये बी है, एंड दिस इज अ ए यूनियन बी है, ये ए है, ये बी है, दिस इज अ ए यूनियन बी है। और ये आपको बी के साथ अगर आप इंटरसेक्ट करते हो तो यहां से आपको सिर्फ बी मिलता है, यानी कि बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, यानी बी को हम ऐसा लिख सकते। ऐसे जो लोग काम किए हैं इस पे, ये वाला सिस्टम अगर ध्यान में रहेगा तो बहुत सारे क्वेश्चन में अप्लाई होता है, बहुत सारे में अप्लाई कर देते हैं। पर ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। इसे ये वाला थोड़ा आसान लग रहा है, पहले वाला नहीं, पहले वाला में कुछ था नहीं। इसको लेके चले, एक बार बी के साथ इंटरसेक्ट किए, सी के साथ किए, बीच में इसको यूज किए, काम बन गया। लेकिन देखिए देखिए इसमें क्या होता है। अब दिस इक्वल टू देखिए यहाँ पे क्या करेगा, बी इंटरसेक्शन ए, ओके, क्योंकि आप इससे तो फिर ये वापस नहीं लिख सकते ना, तो कुछ तो करना होगा, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लगा रहे हैं, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लगाएंगे तो कोई फायदा तो हमको होगा नहीं, तो आप यहाँ पे एक प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे बी को बी ही छोड़ दीजिए, और ए यूनियन बी की जगह पे आपके पास ए यूनियन सी है, उसका अप्लाई करिए, क्योंकि मेरा रास्ता बी के बाद कहां जाना है,
सी पे, तो कहीं ना कहीं सी को इन्वॉल्व करना होगा ना, तो ये कितना हो गया ए यूनियन सी। अब देखिए अब एक चीज दिख रहा है कि यहाँ पे अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लगाए तो फायदा है, क्योंकि बी इंटरसेक्शन ए के बदले में ए इंटरसेक्शन सी मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लगाए, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लगाए। अब देखिए बी इंटरसेक्शन ए के बदले में आप लिख सकते थे ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो क्या आप इसको लिख सकते थे? ठीक है, अच्छा ये इक्वल टू चल रहा है, सॉरी इक्वल टू है, शुरू से इक्वल टू है, इक्वल टू ही चलेगा। अब देखिए, अब देखिए सी यहाँ पे क्या है ना, कॉमन है, ध्यान से देखिएगा सी यहाँ पे कॉमन है। तो आप क्या करिएगा, ए और बी को एक साथ ले लीजिए, ए और बी को एक साथ ले लीजिए, तो लिखिएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। देखिए ना, इसको आप तोड़िएगा तो ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते थे। अब एक और चीज नोटिस करिए कि वही कहानी फिर पे हम आ गए, तो लिख सकते हैं दिस इक्वल टू ए यूनियन बी के बदले में ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। फिर वही बात नहीं हुआ कि ए है ये सी है, ये ए यूनियन सी है और ये सी से कॉमन है तो सी ही है, तो गया कहानी खत्म। प्रूफ समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, पिछले वाला तो है ही। ठीक है, पक्का मिटाए इसको? नहीं, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, मिटा देते हैं इसको। यही क्वेश्चन अच्छा डीपीएस में आया था इस बार, देखिएगा ग्रुप में डाला हुआ है, देखिएगा। तो ज्यादा नहीं, यही 5-8 क्वेश्चन डिमॉर्गन्स लॉ, ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन अभी और दे रहे हैं, यही 3-4-5 क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन एग्जाम्स में दिख जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके पास से लिखिएगा, लेट ए एंड बी बी सेट्स, let A and B be sets if A intersection X is equal to B intersection X is equal to 5 and A union X is equal to B union X for some set X. Prove that A is equal to B. That A is equal to B. अरे ये क्वेश्चन पिछले टाइप में नहीं लग रहा आपको कुछ? लग रहा है? देखिए ना, सॉल्यूशन में आते हैं, जगह कर देते हैं ऐसे, सॉल्यूशन में आते हैं। देखिए इस बार क्या करते हैं, फिर से वही काम करते हैं कि A यूनियन X इज इक्वल टू B यूनियन X ले लेते हैं, और एक बार इसको इंटरसेक्ट करते हैं, एक बार इसको इंटरसेक्ट करते हैं। अरे वही चीज है, एक नया चीज खाली इंक्लूड क्या हुआ मालूम है, C की जगह पे X आ गया है, ध्यान से देखोगे C की जगह पे X आ गया है और एक 5 आएगा, बस इतना ही। इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन से अगर फर्क देखा जाए तो इतना ही है, C की जगह पे X आ गया है और उस रिजल्ट के बदले में सिर्फ 5 डाला हुआ है, और कुछ नहीं। तो चलिए ना हम बना के देखते हैं, फिर से जो होना होगा होगा। A यूनियन X इंटरसेक्शन क्या करेगा A एंड B यूनियन X इंटरसेक्शन A। अब देखो ना,
अगर ए और एक्स दो सेट है, अगर आप उसका यूनियन लेते हैं, बड़ा सीधा है, ए सेट ए है, ए सेट एक्स है, और इनका यूनियन लेते हैं और उसको फिर ए के साथ इंटरसेक्ट करते हैं, तो कितना निकल के आएगा? ए ही आएगा। नहीं, अगर ए यूनियन एक्स आप लेते हैं इज इक्वल टू ए यूनियन एक्स, और उसको आप ए के साथ अगर मान लीजिए इंटरसेक्शन करते हैं, तो ऑब्वियसली क्या निकल के आएगा? ए निकल के आएगा। और इसको तोड़ दीजिए बी इंटरसेक्शन ए, ओके, यूनियन एक्स इंटरसेक्शन ए। ध्यान दीजिएगा एक्स इंटरसेक्शन ए का रिजल्ट फाई है, और दिस इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए यूनियन फाई। फाई के साथ कुछ नहीं हो सकता है, तो लास्ट में आपके पास रिजल्ट आएगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। अच्छा, यहां से एक और अच्छा बात आप लिख सकते हैं, हम दिखाते हैं क्या। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, एक मिनट डायग्राम दिखा रहे हैं, ये मान ली ए है और ये बी है। ध्यान से देखिएगा, ये ए है और ये बी है, और बोलता है कि ए जो है ना, ए जो, ध्यान से देखिएगा, ए जो है वो ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है ना? तो ए इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो सकता है। छोड़ दिया, यहीं पे छोड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर से लेके चलते हैं, ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स। तो ए यूनियन एक्स इंटरसेक्शन बी, बी यूनियन एक्स इंटरसेक्शन बी, ओके। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं इसमें, ए यूनियन एक्स इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन एक्स इंटरसेक्शन बी, क्या कर सकते हैं आप? फिर से वही बात, ये वाला मानिए बी यूनियन एक्स, अगर मान ली कोई बी है, मान ली कोई बी है, मान ली कोई एक्स है, इनका अगर आप ये करिएगा, अब मान ली ए है, सॉरी ये बी और ये एक्स है, और उसको बी के साथ जब इंटरसेक्ट करिएगा तो कॉमन क्या आएगा? बी ही आएगा, आएगा ना? अरे वही बात तो फिर आ रहा है, मतलब ये रिजल्ट जानते हैं आप, एक तरह से याद रख रही, बहुत काम का रिजल्ट है। अरे आप यहां से यहाँ, हम लोग यहां से यहाँ जाते हैं कई बार, और गए भी थे क्वेश्चन में, ये हो गया। और यहाँ पे क्या करेगा? यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स इंटरसेक्शन बी। What is the x intersection b? X intersection b is 5. This is equal to a intersection b union 5 is equal to b. तो 5 के साथ तो कुछ होगा नहीं, तो a intersection b is equal to b. तो आप क्या बोलिएगा? इन दो रिजल्ट से आप कुछ बोलना चाहिएगा, इन दो रिजल्ट से कुछ बोलना चाहिएगा। 1 from 1 and 2, from 1 and 2, a is equal to b. ठीक है, ऐसे आप एक और बात यहां से बोल सकते थे, छोटा सा बात था, देख सकते हैं आप ये लिख सकते हैं, A is a subset of B. A कहाँ है? A इंटरसेक्शन B के बराबर है, तो A इंटरसेक्शन B कहाँ है? ये वाला पार्ट है, ये किसका पार्ट है? B का पार्ट है, तो A is a subset of B। और यही चीज यहाँ पे फिर से बोल दे रहा है, तो अब यहाँ पे क्या बोल सकते थे? B is a subset of A। तो अगर इन दोनों को मिलाएगा, दोनों एक दूसरे का सबसेट है, तब बोल सकते ना A is equal to B, इनसे और इनसे, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। इसीलिए वो नीचे हम लाइन छोड़ दिए थे। उम्मीद करते हैं बात आपको अब तक समझ में आया होगा, है ना? ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, तो फंस जाता है नहीं, बहुत भारी आजकल का आसमान। ये जो है ना, इसको बोलते ठीका पे काम करना, मतलब एक क्लास में खत्म कर देना। ठीक है, बच्चा तकलीफ में हो नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है, अपना काम करते रहना है। ऐसे मोरल लेस हम लोग कर लिए, तो थोड़ा बहुत आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिए, घर में बनाइए। ऐसे एक क्लास इसमें और लिया जा सकता है, लेकिन लेंगे नहीं, क्वेश्चन आएगा नहीं एग्जाम में उस तरह का। ठीक है, तो
आप लोग कर सकते हो खुद से, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। क्लास और लिया जा सकता है 1.5 घंटे का, है जगह, 1.5 घंटे के लायक का है काम इसमें, लेकिन वो सिर्फ नॉलेज के लिए होगा, वो आपके कॉलेज के लिए नहीं होगा ना, वो स्कूल्स के लिए नहीं होगा, एग्जाम्स में नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ आप नॉलेज के लिए आप कर सकते हैं। ये एक ऐसा पोर्शन नहीं कि बहुत ज्यादा नॉलेज के लिए किया जाए, तो आप छोड़ सकते हैं, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करिए। एक तो बोलता है करेंगे, अरे करेंगे वो तो ठीक है, कराना हमको ना पड़ता है। आप बोलते हो परमुटेशंस पढ़ाओ, आप बोलते हो सीक्वेंसेस पढ़ाओ, आप बोलते हो ये पढ़ाओ वो पढ़ाओ, तो इतना एक साथ कैसे पढ़ाया जा सकता है? तो वो एक दिक्कत वाला बात हो जाता है, और कोई बात नहीं। ठीक है, बट ठीक है, देखते हैं। कुछ लोग फंक्शंस का वेट कर रहे हैं, तो फंक्शन स्टार्ट कर दें। टाइमिंग तो हो ही गया, 1:37 1:40 हो गया, 6 बजने वाला है, बच्चा तो थक भी गया होगा। चलिए यहीं तक रखते हैं, यहीं तक छोड़ते हैं, ठीक है। देखते हैं, मूड वूड मेरा ठीक ठाक रहा तो एक आध क्लास लिया जा सकता है, कर सकता है। लेकिन वही फिर फंक्शन में डिले होगा। फिर फंक्शन ऐसे छोटा है, फंक्शन 2 या 3 क्लास में हो जाता है। फंक्शन का पूरा खेल डोमेन रेंज पे है, डोमेन रेंज समझ गए, कहानी खत्म हो गया। तो फंक्शन में ज्यादा मेहनत नहीं है। तो एक काम किया जा सकता है, फंक्शन स्टार्ट कर देते हैं, फंक्शन खत्म कर देते हैं, उसके बाद अगर आप बोलिएगा तो सेट्स का एक क्लास ले लेगा, वो आप पर डिपेंड, वो आप बोल, आपको बोलना पड़ेगा, हम नहीं याद करके बोलेंगे, आप याद करके बोलिएगा। तो चलिए ठीक है, यहीं तक क्लास रखते हैं, फिर आगे बात।